आज मैं एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, एजुकेशन जो है वो जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी सोशल जो इश्यूज़ आ जाते हैं जिसमें आपकी क्राइम रेट आ जाता है, आपकी पावर्टी आ जाती है, हेल्थ आ जाती है। एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। और जो भी आप पाकिस्तान के अभी अगर करंट प्रॉब्लम्स देखें तो उनमें एक एजुकेशनल डायलेमा भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्टैट्स भी आते हैं इसके हवाले से, जो कि इस बात को जो है वो वेरीफाई करते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशनल क्राइसिस इस वक्त एग्जिस्ट करता है। और हमें ये भी पता है कि जो भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको टच किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त कंट्री इन्हीं इशू से गुज़र रहा होता है और इनका जो है वो इनकी इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं और इसके बाद इसको कैसे इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पेपर्स मोस्टली इन चीज़ों के ऊपर होते हैं। वो सिर्फ आपसे बेसिक जो कोई भी जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं वैसी नहीं डिमांड करते, बल्कि आपको खुद इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि आप ब्रेन स्टॉर्म करें और आप चीज़ें फाइंड आउट करें कि एक्चुअली जो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है अभी चल रही है उसके पीछे जो है वो रीज़न्स क्या हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो एजुकेशन अगर हम देखें, अब ये है कि इसके मतलब कोई भी इसकी डायमेंशन आ सकती है, इसके हवाले से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी जो भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स अभी नियर फ्यूचर है या नेक्स्ट भी, तो उसमें इसके हवाले से पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पेशली पोस्ट कोविड-19 और वैसे भी इन जनरल पाकिस्तान में जो है वो हमें पता है कि इन तमाम चीज़ों के हर ही सोशल एस्पेक्ट में क्राइसिस चल रहा है, तो एजुकेशन का भी एक मेन उसमें एस्पेक्ट शामिल है। अच्छा, इस तरह के जब कोई टॉपिक होगा उसमें हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है, हमारे पास कुछ कोट्स होनी चाहिए, जैसे कि कायदे आज़म की इस हवाले से कोट है कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, और इस तरह की चीज़ें जो एजुकेशन की सिग्निफिकेंस को बताएं। और इस तरह के इम्पॉर्टेंट लोगों की जो कोटेशंस हैं कायदे आज़म की, इसमें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो एक आध ज़रूर इसमें होनी चाहिए। और इसमें जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा हर जगह पे होगा। जब आप एजुकेशन के हवाले से प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये जो कुछ एरियाज़ हैं इनको आप सेपरेटली अपने तौर पे प्रिपेयर करें। नो मैटर कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं या आप खुद से भी टॉपिक टू टॉपिक अगर कहीं पे ये वर्ड्स नहीं भी लिखे, आप इनको सिलेबस में आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें एज सेपरेट टॉपिक्स, इनकी हर डायमेंशन को, जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, आपका जो है वो पॉवर्टी है, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर सेपरेटली करें। और फिर जब सेपरेटली आप करेंगे तो उसके हवाले से कुछ कोड्स, कुछ स्टैट्स, ये चीज़ें ज़रूर ऐड करें। ये आपको ऐसे में हेल्प आउट करती हैं और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इवन दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल्स, उनमें भी हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, एक तो आपने इसमें कोट्स कोई जो है वो बहुत जो अच्छी सी, जो बिल्कुल आप सिंपल से याद कर सकते हैं, एक दो कोट, दो एटलीस्ट हो जाए तो वो इनफ है। और उसके बाद इसमें स्टैट्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिनमें आप अपने स्टैट से जो है वो उनको अपने आर्ग्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो है वो जो एजुकेशन है उसके ऊपर हमारी जीडीपी की स्पेंडिंग कितनी है, हमारी तो बजट की स्पेंडिंग कितनी है, तो वो ऑलमोस्ट 1.7% होती है, जो कि लाइक ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं, तो विच इज़ वेरी लो। क्योंकि आप कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर देखें या फिर आप सिंगापुर का 28% स्पेंडिंग होती है, कतर की 13% स्पेंडिंग होती है, कनाडा की 12% स्पेंडिंग होती है। तो इस वजह से ये चीज़ें आपने इन चीज़ों में फिर आपने जब स्टैट्स की बात करेंगे, आप थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय कंट्रीज़ का जिक्र कर सकते हैं, इंडिया का जिक्र करें, इसमें बांग्लादेश का जिक्र करें, फिर आप और भी जो टर्की है, इस तरह के मुल्क हैं, उनका आप जिक्र कर सकते हैं इसमें। तो ये आपने स्टैट्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इनको आप एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेंगे, आप बस इनसे गो थ्रू होते रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे, ऐसा सच इनमें कोई नहीं। उसके बाद आपको लिटरेसी रेट पता होना चाहिए पाकिस्तान का कितना है, और उस प्रॉपर रेफरेंस के साथ जब भी आप ये जो चीज़ें जिक्र कर रहे हैं उनका अपने प्रॉपर रेफरेंस देना है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है, फिर इंडिया का कितना है, फिर बांग्लादेश का कितना है। बांग्लादेश का इज़ क्लोज टू 74% है, पाकिस्तान का 61.2% है, इस तरह से। और उसमें भी आप मेल जो लिटरेसी रेट है वो कर सकते हैं, फीमेल लिटरेसी रेट कर सकते हैं। तो आप इसमें जेंडर इनक्वालिटी का भी इवन इस एजुकेशन में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो जेंडर इनक्वालिटी है वो हर एरिया में एग्जिस्ट करती है, डेवलपिंग वर्ल्ड में और हर पूरी वर्ल्ड में ही है, लेकिन वो इसको आप इसमें एक ये डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना आप इनको चीज़ों को ओपन अप करते जाएंगे, आप इसको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्टेंट मिलता जाएगा। और इसके अलावा आप जो है वो इसमें ये चीज़ें इनके स्टैट्स आ जाएंगे। और
इसमें क्या होगा कि आप नेक्स्ट अगर आप देखें तो डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आप बताएं कि आपके पास प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, उसके बाद आपके पास मिडिल एजुकेशन है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, फिर आप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर टेक्निकल एजुकेशन है, फिर मुख्तलिफ फाउंडेशन जो है वो करती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, दीनी मदारिस हैं। तो आपने मुख्तलिफ तरह की इनकी बता दी, उनके बारे में आप थोड़ा बता दें, या फिर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज़ पूछी गई है। ये तो मैं एक जनरल आपको इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस बता रही हूँ। ये वो बेसिक चीज़ें जो आप जब आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ कवर कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब चूँकि मोस्टली प्रॉब्लम्स और रिकमेंडेशंस जो है इसको सॉल्व करने के लिए वो ज़रूर हिस्सा होते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। तो इस तरह के अब या कोई भी टॉपिक जो होता है जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, और कभी भी ऐसा नहीं होता बिल्कुल सीधी सीधी स्टेटमेंट से कोई चीज़ पूछी जाए। वो डिफरेंट डायमेंशन से वो 3-4 लाइनों का एक क्वेश्चन होता है, उसको तो अंडरस्टैंड करना ही इन इट सेल्फ एक चैलेंज है। पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द एग्जामिनर एक्चुअली डिमांड्स। तो उस हवाले से आपने उसको जो है ना वो आंसर करना है। बिल्कुल वो जो चीज़ आप तैयार करके गए थे एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट नहीं कर देनी, बल्कि आपने उसको उस हिसाब से मोल्ड करना है। और इसमें एक जो की है उन जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करने की, वो की क्या है कि आप अपने तौर पर चीज़ों को लिखना जो है वो डेवलप करें। आपको खुद से चीज़ें लिखना आनी चाहिए। अब एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि आप इसको एक टॉपिक रखें तो आप इसके ऊपर खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। इतने सारे इश्यूज़ हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखें, हम वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस, तो हम इन चीज़ों को भी इसमें उनके प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशंस ये हम चीज़ें खुद से हम आइडिया कर सकते हैं। तो आपको चीज़ों को खुद से लिखना आना चाहिए। और सिर्फ और कंपैरेटिव एग्ज़ाम की यही डिमांड है, सिंपल वर्डिंग में एक हमने बेहतर हमने तरीके से कम्युनिकेट करें, और अब जो आपका पॉइंट है उनको आप खुद से आइडेंटिफाई करें। आपको ये चीज़ें अगर कहीं से एग्जैक्ट अब लिखी हुई मिलती हैं, लिखी हुई चीज़ें, तो वो शायद 200 लोग जो है वो सेम लिखा हुआ कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बट उसमें डिफरेंस कैसे आएगा या उसमें आपके स्कोर हाई कैसे आएगा, जब आप चीज़ों को अपने तौर पे लिखेंगे। और अपने तौर पे लिखने का यही फ़ायदा होता है कि हर बंदे की वो डिफरेंट हो जाती है चीज़, और फिर वो चीज़ आपके एग्ज़ामिनर को भी अट्रैक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं, आपने ये थोड़ा बताना है। उसके बाद उसमें स्टैट्स हैं, स्टैट्स को आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं, फिर आप अपने मुल्क का इवन कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट डेकेड्स का कंपैरिजन करते हैं। तो ये चीज़ें करते हैं। आप फिर एग्जांपल दें, जैसे कई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कई एक कंट्रीज़ हैं जिनमें जैसे कि उज़्बेकिस्तान वगैरह है, तो इनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। तो उसकी क्या वजह है कि उसके पीछे उसका लिटरेसी रेट अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अब हम प्रॉब्लम्स जो है कुछ मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखी हैं, इसके अलावा बहुत चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो एक तो आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। आपके मुख्तलिफ तरह की एजुकेशन है जो कि मैंने आपको ऊपर बताई है। आपकी पब्लिक सेक्टर है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, आपके दीनी मदारिस हैं, सबका अलग अलग सिलेबस है। और कुछ जो है वो बिल्कुल कुछ चीज़ों को टच ही नहीं करते, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो बहुत जो है वो डाइवर्स नहीं होते। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएंस है। लाइक आप 100% यूनिफॉर्मिटी तो शायद ही कहीं पे उस तरह से हो भी सकती है, बट आपकी मिलती जुलती तो वो चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है वो बिल्कुल और चीज़ पढ़ रहा है, दीनी मदारस का बच्चा बिल्कुल और चीज़ पढ़ रहा है। तो ये जो लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे क्या होता है जब बेसिक लेवल पे ही यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, बच्चों की बेसिक लर्निंग ही नहीं उस तरह से हो पाती है, उनको जो है वो अच्छा सिलेबस नहीं मिल पाता, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, अच्छा, आउटडेटेड करिकुलम, ये तो एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है। जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो क्या होता है, हमारे यहाँ सेम सिलेबस चलता है, जो कि इवन साइंस में आउटडेटेड हो चुका होता है, नई डिस्कवरीज हो चुकी होती हैं। पिछले आर्गूमेंट्स हो सकता है कि वो नलीफाई हो चुके हों, लेकिन वो अभी भी हमारे जो है वो टेक्स्ट बुक का पार्ट होते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं आउटडेटेड करिकुलम के। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो पुअर एग्जामिनेशन सिस्टम, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है इन इट सेल्फ। एग्ज़ाम जो आप पेपर मेकिंग होती हैं, जो आप ये आप बात कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, कि जो आपकी जो पेपर मेकिंग होती है वो टोटली जो है वो फ्लॉड होती है। उसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के ऊपर जो है वो नहीं किया जाता। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि वो सिर्फ जो है ना क्रैमिंग के ऊपर बेस होती है। और फिर पेपर मेकिंग तो इस तरह से होती है एग्ज़ाम मेकिंग, बट उसकी जो चेकिंग होती है वो उससे भी वर्स होती है। यानी कि आप देखें कि जो रिसेंट रिजल्ट्स रहे हैं मैट्रिक के या फिर जो है ना वो FSC वगैरह के, वो भी उनमें 100% स्कोर किया स्टूडेंट्स ने, डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स
student scored 100% marks, which is ridiculous and which is problematic at the same time. तो ये चीज़ें हमारे पास इसमें आते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी भी जो है वो आप बोर्ड की एग्जांपल देंगे, वहाँ पे 50+ स्टूडेंट्स ने 1100 आउट ऑफ 1100 जो है वो स्कोर किया, विच इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ जो है ना वो अगेन रिसोर्सेज नहीं है। जब आपका नियरली 1.7% आप बजट की स्पेंडिंग कर रहे हैं तो फिर आपके पास डेफिनेटली रिसोर्सेज नहीं है उस तरह से, आपके पास जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप इस तरह से जो उसको एडवांस्ड लेवल्स हैं लर्निंग के वहाँ तक नहीं लेके जा सकते हैं। आपके पास जो है वो टीचर्स बाज़ नहीं है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, फिर यहाँ जहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो ऐसे भी स्कूल्स हैं इन एरियाज़ जहाँ पे बच्चे ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं, क्योंकि जब तक एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न प्रॉपरली। उसके बाद एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशन। अब प्राइवेट एजुकेशन जो कि कदरे बेहतर, अगर वो थोड़ा बहुत बेहतर सर्व कर भी रही है तो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्डेबल नहीं है एक लार्जर चंक ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये है उसमें। और इसमें आप इसकी मोनोपोली का भी जिक्र कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली है, कि वो किस तरह से एक जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं पेरेंट्स को, या फिर जो उनकी जो एक एजुकेशनल नीड है उसकी बेस पर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद अगेन यही है कि प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग है, और आपको बस थ्योरेटिकली आपको चीज़ों पे जो है ना वो क्रैमिंग करवाई जाती है, और ताकि आप बस वो, क्योंकि पता है कि उसकी बेस पे स्कोर आएगा क्रैमिंग की बेस पे, तो फोकस ही उस बेस पे किया जाता है। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया जाता। कैरेक्टर बिल्डिंग से क्या मुराद है कि आपकी जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उनकी एनकल्चरेशन स्टूडेंट्स के अंदर, मैसेस के अंदर। तो क्योंकि वही इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वही जो है वो फ्यूचर में आपकी सोसाइटी का एक मेकअप बनाते हैं। तो उसको उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कायदे आज़म की भी कुछ कोट्स हैं इस हवाले से, कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन के हवाले से। तो वो जो भी उनमें जो है वो अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ की एनकल्चरेशन, फिर उनमें जो बेसिक डिसिप्लिन है, उनमें जो एक जो है वो टफ़ सिचुएशंस को डील करना है, उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट भी थी कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे वो बहुत लो रैंक करता है ऐसे कंट्रीज़ में जो अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उनमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बहुत लो है। तो ये इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। हर कोई जो है वो अपना ब्रेनस्टॉर्म करे, तो इसमें आप बेशुमार पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, और इनको अपने प्रॉपर जो है वो फ्रेजेस की फॉर्म में अच्छे तरीके से लिखना है। और इससे क्या होगा कि आप एक अच्छा जो है वो इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इसके ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब चलें अगर हम रिकमेंडेशंस के ऊपर, तो यानी कि आप चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशन होती हैं मोस्टली वो प्रॉब्लम से राइज करती हैं, बट रिमेंबर कि आपने उनको एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने उनको उनकी वर्डिंग को एक अच्छे तरीके से जो है वो चेंज करना है, उनको रीफ्रेस, मतलब इस तरह से करना है कि ज़ाहिर है तो रिकमेंडेशन, तो आपने उनको अच्छे तरीके से, और आप इनको रिकमेंडेशन को हमेशा इस तरह लिखें, इंक्रीज़ बजट एलोकेशन, इम्प्रूव एग्जामिनेशन, लगे ये चीज़ करें, इस तरह से करें। तो ये जो आपका असर्टिव एक स्टांस होगा, ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने का। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेशन अगर हम इसमें देखें तो इंक्रीज़ बजट एलोकेशन। अब ये जो बजट एलोकेशन होगी तो इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल होंगे, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, आपकी जो है वो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी इसमें। जो आपका लिटरेसी रेट, क्योंकि एक और प्रॉब्लम जो इसमें शायद लिखा नहीं है, वो है कि हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इशू जो है वो दुनिया में वर्स किस्म का हमारा क्राइसिस है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, जो कि 22.8 मिलियन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 5 and 16 अकॉर्डिंग टू UN, वो हमारे जो है वो 2022 में, जियो 2022 में वो आउट ऑफ स्कूल थे। 22.8 मिलियन चिल्ड्रन इन बिटवीन दिस एजेस। तो वो इतने जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इसके ऊपर तो इवन एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर, कि वो क्यों है, फिर उसकी आप रिकमेंडेशंस करेंगे कि उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस इशू को भी, क्योंकि वो आपका जो चिल्ड्रन हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो आपका फ्यूचर हैं। तो आप अगर वो इतने ज़्यादा तादाद में लोग बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, एजुकेशन से ही बाहर हैं, उसके फोल्ड से बाहर हैं, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन फ्यूचर कंट्री की डेवलपमेंट में। अच्छा, तो अब अपने बजट जो है वो एलोकेशन उसको इंक्रीज़ करना है।
अब बजट एलोकेशन कैसे इंक्रीज़ होगी जब जो आपका जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा, वो आप फिर दूसरी चीज़ों पे, हर चीज़ जो है वो आपके जो आप एक कंट्री लेवल की बात करें, हर चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। अब आपके जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, आपके जो है वो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ताकि वो बढ़ें, ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो, तो फिर आपकी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा आप डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो आपके मुल्क में लिंक्ड होती है, आपकी इकॉनमी, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी आपकी जो कंट्री है उसकी हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होती है, उसके सिस्टम्स की। इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, इसको टोटली रीवैम्प करने की ज़रूरत है। आई वुड से बिल्कुल ही इसको अपोजिट इसको जो है ना वो ख़त्म करके इसको दोबारा से एक नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत एक एडवांस टाइप ऑफ उसमें एग्जामिनेशन हो, एग्ज़ाम्स बनाए जाएँ और उनकी इवैल्यूएशन भी उसी बेसिस पे की जाए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना है। अब चूँकि ये थोड़ा सा आपकी हायर एजुकेशन की तरफ बात आ जाएगी, बट इसके रूट्स जो है वो आपकी बेसिक स्कूल कॉलेज लेवल पे भी होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि जो फिक्स्ड चीज़ें होती हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को फोकस करवाया जाता है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग से उनको जो है वो दूर रखा जाता है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि उनमें रिसर्च का जो है वो एक उसकी तरफ इंक्लिनेशन उनकी नहीं होती, और इवेंचुअली जब हायर एजुकेशन में ऐसे लोग जाते हैं तो वो फिर उसको ऑप्ट नहीं करते। और रिसर्च जो है वो आपके आजकल के दौर में जो सारी की सारी आपका रिसर्च कल्चर है, आपकी रिसर्च है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुल्कों की डेवलपमेंट में, कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहाँ पे किस तरह की रिसर्च है। अब आप देखिए रिसर्च का जहाँ पे जितना रिसर्च कल्चर स्ट्रॉन्ग था, जितनी आपकी रिसर्च जो है वो लेबॉर्ट्री ज़रा काम कर रही थी, उन मुल्कों में आप देखें कोविड-19 के दौरान जैसे ही ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, वहाँ पे इसकी सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश शुरू हो गई फ़ौरन से। लेकिन हम इसमें बिल्कुल जो है वो पीछे थे, लैग कर रहे थे हर तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि रिसर्च ऊपर से वो उसके पास वो हमारा जो है हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और हमारा वो एक रिसर्च कल्चर भी नहीं है जिसमें कि कोई इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों की तरफ जाए। और वहाँ पर जो है वो हमारे पास इस वजह से साइंटिस्ट भी हमारे पास नहीं बनते जो कि इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। अच्छा, उसके बाद है इंश्योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अप टू डेटेड रहें। वो क्या होता है कि टीचर्स जो है वो क्या हो जाते हैं कि जो उनने इनिशियल एजुकेशन हासिल की, ठीक है, उसके बाद वो आए, वो फिर ईयर्स एंड ईयर्स सर्व करते हैं, बट दे एवरी वन नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड दे ऑल्सो नीड सर्टन काइंड ऑफ ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ें जो कि उनको जो है वो उनको इस तरह से हों कि वो जो मॉडर्न जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन की, उनको पूरा कर सकें। तो इस वजह से इनकी जो रेगुलर ट्रेनिंग है और उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना, इन्हांस करना टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि और इसका एक ये भी हमें इसकी एब्सेंस की वजह से ये भी सामना करना पड़ा कि जब कोविड-19 में जब ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में आया, एग्जिस्ट तो पहले से करा था बट यूज़ में बहुत ज़्यादा आ गया कोविड-19 के दौरान। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स ने सफ़र किया जस्ट बिकॉज के वो ई लर्निंग को नहीं उनके ना उनका स्टाफ कर पा रहा था, और ना ही वो स्टूडेंट्स उस चीज़ों से अवेयर थे। तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपना एक टॉपिक लिखते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हर तरह की इसमें आप देखें, पहले आपने अब ये चीज़ें आपने ऐसा नहीं है कि स्टार्ट शुरू में एज इट इज़ लिख देने हैं, बट बताने का मकसद ये है कि आपने इसको थोड़ा सा, जब आप टॉपिक लिखते हैं तो उसमें जब आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आप उसका एक ओवरव्यू या उसका एक बैकग्राउंड, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप उसको कोई फ्रेज़ बना के तो आप उसका लिख सकते हैं। तो या जिस तरह इसमें आप लिख सकते हैं कि सिचुएशन ऑफ एजुकेशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, यानी कि थोड़ा सा उसका बता दें कि अभी सिचुएशन ये है, अब इसके पीछे फैक्टर्स ये हैं और इसको आप सॉल्व इस तरह कर सकते हैं। फिर आप एंड पे जो है ना वो इसको एक अच्छे कंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूजन में आप फिर ये बताएं कि इस तरह ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी रिकमेंडेशंस हैं, अगर इनके ऊपर एक अच्छे तरीके से काम किया जाए, इसमें पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है, इसमें जो है वो गवर्नमेंट की जो एक सीरियसनेस का एलिमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंजेस लाना ज़रूरी है। वो चीज़ें आती हैं तो चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। तो आप इसको कंक्लूड करें तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जो है वो आप जितनी आप हेडिंग्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इन चीज़ों को कोड्स या स्टार्ट्स को आपने इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। आप कोई कोड अच्छी से स्टार्ट में भी लिख सकते हैं जैसे कायदा मैंने आपको बताई,
और फिर आप इनको बीच में कहीं पे भी आप यूटिलाइज़ करें। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपको ना सिर्फ किसी करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन के आंसर के तौर पर बल्कि ऐसे में और दीगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं।